नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग प्रतिदिन 5 बजे उपस्थित होते हैं और मेरे इस वीडियो को देखते हैं, जिसमें आरवी राज, सावित्री जी, वंदना जी, राजू, प्रदीप देवनाग, यह सब नाम है, सुनीता जी, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नाम हमें याद नहीं है, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जिनका नाम याद नहीं है और जो कमेंट बॉक्स में जिनका नाम नहीं दिखा रहा है। जितने भी छात्र छात्राएं, मेरे फ्रेंड मित्र वीडियो देखते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राचीन भारत हम लोगों का, प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास की चर्चा करेंगे यहाँ पर, और उसी की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आप लोग अच्छे से हैं और हमेशा रहेंगे, यही मैं भगवान से दुआ करता हूं और अनअकैडमी के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माना जाता है और है भी, उसी का लाभ जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। साथियों, जब आप प्रतिदिन आते हैं 5 बजे, तो मैं भी देखता रहता हूं कि जो क्लास कर रहे थे वह है कि नहीं, और आप लोग आकर के मेरे उत्साह को कई गुना बढ़ा देते हैं। और मैं फिर सोचता हूं कि और अच्छा देने का प्रयास करूं। किसी वीडियो में साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, कहीं कहीं थोड़ा सा धुंधला भी हो गया है, तो वह रिकॉर्डिंग होता है तो थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि वैसा प्रॉब्लम जो है वह नहीं आए आप लोगों के सामने। मैं जानता हूं कि आप लोगों की असुविधा होती है, तो उसके लिए सॉरी। और प्रयास मेरा यही रहता है, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, कोई भी वीडियो बनाता है, आप भी किसी के लिए वीडियो बनाएं या ऑनलाइन क्लास लें, तो आप भी चाहेंगे कि अच्छा से दिखलाई दे, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी कमी हो जाता है, हम आप चाहते नहीं हैं, लेकिन वह हो जाता है। तो उस क्षणिक कमी को इग्नोर करना है और जो बातें बतलाई जा रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में स्रोत पढ़े थे, प्राचीन बिहार के इतिहास में साथियों, भारत का इतिहास तो हम लोगों को पढ़ना है, वो तो स्रोत जो है लगभग 7-8 क्लास में जाएगा। क्योंकि मैं जिस तरह से स्रोत पढ़ाता हूं, उसी एक चैप्टर से ही 3-4 प्रश्न आ जाते हैं बीपीएससी में, तो वह मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से कैसे प्रश्न जो है वह आता है। अब जो है मध्यकालीन बिहार के बारे में देखना है, और यहां पर भी मैं स्रोत से ही शुरू कर रहा हूं। क्योंकि स्रोत कुछ ऐसा है जिस पुस्तक के बारे में आप लोग जानते हैं, कुछ ऐसा अभिलेख है, स्थापत्य कला है जो आप जानते हैं, लेकिन कुछ आप नहीं भी जानते हैं। ऐसा हो सकता है, या पुस्तक जो पढ़े होंगे उसमें नहीं होगा। तो वही सब चीज मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। मैंने पहले भी कहा था कि बिहार का इतिहास जो है ना, वह प्राचीन काल में बहुत अधिक समृद्ध है और फिर आधुनिक काल में समृद्ध हो जाता है। मध्यकाल में बिहार का इतिहास तुलना अगर किया जाए प्राचीन काल से और आधुनिक काल से, तो उतना समृद्ध नहीं है। यह नहीं कहेंगे कि समृद्ध नहीं है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो थोड़ा 19 हो जाता है, 20 नहीं होगा। इसलिए कि प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मगध की बात वहां भी आती है, और मगध के इर्द गिर्द ही सभी कहानी जो है वह घूमता है। और वह मगध अपने बिहार में था, पाटलिपुत्र अपने बिहार में था जो पटना है। तो इसीलिए प्राचीन काल में बिहार का इतिहास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
75% भारत का इतिहास तो बिहार के इतिहास से ही गुजरता है। फिर आधुनिक काल में आप जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, वहां पर बिहार वासियों ने अद्भुत कारनामा दिखाया। यहाँ की जनजाति वर्ग जो था उन्होंने भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दिया। यहाँ के किसान वर्ग जो था वह भी राष्ट्रीय आंदोलन में या अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकल करके आए। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी यहाँ पर थे और उन लोगों ने भी सहयोग किया, तो वहां पर भी बिहार जो है वह समृद्ध हो जाता है। यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं कि मध्यकाल में दिल्ली को केंद्र बना करके शासन किया गया। जैसे दिल्ली सल्तनत भारत के इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग, तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उस समय पाटलिपुत्र और कन्नौज उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए, अब दिल्ली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और उसी को राजधानी भी बना लिया गया। मुगल काल में आप जाते हैं या आगरा भी कह सकते हैं, सिकंदर लोदी बनाते हैं। मुगल काल में आप जाते हैं तो वहां भी आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी यह सब महत्वपूर्ण स्थल के रूप में, राजधानी के रूप में स्थापित होते हैं। इसीलिए बिहार का महत्व जो है वह घट जाता है। दूसरा कि बंगाल का अभियान जब किया जाता था तो उसी क्रम में बिहार पर भी अभियान हो जाता था, चाहे वह अभियान करने के क्रम में, जाने के क्रम में, चाहे वापस आने के क्रम में। इसीलिए मध्यकाल में हम लोगों का इतिहास बिहार का जो है वह थोड़ा संक्षिप्त हो जाता है। तो साथियों, मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं मध्यकालीन बिहार का इतिहास, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है स्रोत। यही हम लोगों को शुरुआत करना है, स्रोत। और स्रोत में जैसा कि आप जानते हैं साहित्यिक स्रोत, और दूसरा मैंने यहाँ लिखा है पुरातात्विक स्रोत। तो पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत की चर्चा यहाँ कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इस पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे और स्थापत्य कला हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने साहित्यिक स्रोत लिखा है, तो बहुत सारा पुस्तक जो है वह आप जानते भी हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पुस्तक, यह पुस्तक, फिर इसके लेखक और फिर इसका विषय वस्तु। यह विषय वस्तु जो है वह क्या है, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा जो है कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में अंतर क्या हो जाता है? साहित्यिक स्रोत जो है वह पुरातात्विक स्रोत के साथ अगर तुलना हम लोग करें तो उतना प्रमाणिक नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है कि जो भी साहित्य, जो भी ग्रंथ, पुस्तक लिखा गया, वह लिखने वाले जो लेखक थे किसी न किसी राज दरबार से जुड़े हुए थे। तो माना जाता है कि उन लोगों ने बहुत सारी बातें जो राजा की कमजोरी थी, जो राजा की बुराई थी, उसको छुपा लिया और बहुत सारी बड़ाई जो राजा किया भी नहीं था उसमें जोड़ दिया गया। तो यह पक्षपात रहित जो है वह नहीं है। साथियों, पुरातात्विक स्रोत जो है इसमें हेर फेर की गुंजाइश जो है वह कम है। जो लिख दिया गया वह लिख दिया गया। तो इस रूप में भी अगर हम लोग देखें तो पुरातात्विक स्रोत ज्यादा प्रमाणिक हो जाता है बनिस्पत साहित्यिक स्रोत के। अब मैंने यहाँ साहित्यिक स्रोत में इतना पुस्तक जो है वह लिख दिया है। तो पहला तो पॉइंट यही हम लोगों का बन जाता है कि पुस्तक और लेखक के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में, जैसे हम लोग प्राचीन काल में पढ़े थे। तो यहाँ पर पहला पुस्तक मैंने लिखा है कृतिलता। कृतिलता और विद्यापति प्रसिद्ध कवि हैं, मिथिलांचल क्षेत्र के, मैथिली के प्रसिद्ध कवि। बहुत ऊंचा दर्जा है इनको। बिस्फी में इनका जन्म हुआ था, मधुबनी जिला आप कह सकते हैं। कृतिलता के साथ साथ इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था और वह है कृति पताका। यहां लिख रहे हैं कृति
पताका भी इनकी पुस्तक है और इस पुस्तक से हम लोगों को प्रारंभिक मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे हम लोग कर्नाट वंश पढ़े हैं तो वह आकर के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत समाप्त होता है, तो उसका भी वर्णन इस कीर्ति लता कीर्ति पताका नामक ग्रंथ में किया गया है। और प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के वंश जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तुगलक काल मैंने लिखा है, तो तुगलक काल में तुगलक वंश के शासकों ने बिहार के क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य कर दिया, क्या अभियान कर दिया, उसका भी संक्षिप्त रूप से यहाँ उल्लेख कर दिया गया है। हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार की भूमिका, और उसमें हम लोग वंश वाइज जाएंगे। जैसे गुलाम वंश के समय में बिहार, खिलजी वंश के समय में बिहार, तुगलक वंश के समय में बिहार, सैयद कालीन बिहार और लोदी कालीन बिहार, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। जो महत्वपूर्ण जिस वंश से संबंधित होगा वह पॉइंट हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, व्याख्या करेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। और उसके बाद मुगल काल आ जाएगा, तो मुगल काल में जो भी शासक हैं, शासक के अंतर्गत हम लोग बिहार के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो वहां पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि तुगलक काल में कौन ऐसा शासक था। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ को बना दिया गया, बहुत बड़ी बात है। और परीक्षा में यह पूछा जा सकता है, वही बिहार शरीफ जिसका प्राचीन नाम था उदंतपुरी, और आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने इन लोगों का नाम जो लिया, जैसे आप लोग प्रतिदिन जो देखते हैं तो आप लोगों को याद भी होगा, मुझे विश्वास है कि उदंतपुरी का ही नया नाम जो है वह बिहार शरीफ। तो वह सब चीज जो है इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो यह हम लोगों को ध्यान देना है। और उसी तरह से मैंने और भी ग्रंथ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साथियों, विद्यापति की पुस्तक से हम लोगों को यह जानकारी मिलता है। जब हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास तो वहां पर तुगलक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और यह तब स्पष्ट करेंगे कि तुगलक वंश का संस्थापक जो था वह गियासुद्दीन तुगलक था, और उसने बंगाल पर जब अभियान किया था तो बिहार पर भी वह अभियान किया। इसी तरह से चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार की क्या राजनीतिक दशा थी और बिहार में किस प्रकार से तुगलक वंश के शासकों ने प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। उसके बाद आप देखिए तबकात-ए-नासरी, यह बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास होगा तो आप देख सकते हैं, इसका लेखक का नाम पूछा गया है। तबकात-ए-नासरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मैंने यहां लिख दिया है, मिन्हाज उस सिराज। यह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पुस्तक से गुलाम वंश के बारे में जानकारी मिलता है, जिसको ममलूक वंश भी कहते हैं। और मैंने यहाँ विषय वस्तु में लिखा है बिहार पर तुर्क आक्रमण। यहाँ के लिए इस पुस्तक से बिहार पर तुर्क आक्रमण के बारे में जानकारी मिल जाता है। तुर्क आक्रमण का मतलब है कि जब हम इसके बाद अगला क्लास लेंगे तो उसमें बतलाएंगे कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार से बिहार को राजनीतिक एकता सूत्र में बांधा था। और जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई 1206 ईस्वी में, गुलाम वंश की स्थापना की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वह तुर्क जाति का था। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है बिहार पर तुर्क आक्रमण की जानकारी इस पुस्तक से मिल जाता है हम लोगों का। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब एक ग्रंथ है बसाती-नूल-उन्स, यह थोड़ा
टेढ़ा मेरा नाम है, और हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार सुनते हो इसका। और इसका इतिहासकार देखिए, लेखक भी इसका भी टेढ़ा मेरा नाम है, इख्तिसाम देहलवी। तो पुस्तक लेखक अगर पूछ दे तो यह आपको जवाब देना होगा। और विषय वस्तु देखिए, मैंने यहां लिखा है फिरोज तुगलक का तिरहुत पर आक्रमण। फिरोज तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहलाता है, मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकबर था, क्या आप सहमत हैं? समीक्षा कीजिए। बहुत सारा कार्य किए थे फिरोज शाह तुगलक, वह हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। और बिहार में इन्होंने आक्रमण किया था और तिरहुत पर आक्रमण कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में तिरहुत पर आक्रमण किया गया था और यहां तक के क्षेत्र को मिला लिया गया था। साथियों, आगे जब हम लोग तुगलक वंश के काल में बिहार पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तुगलक वंश के शासकों ने बिहार में अपनी भूमिका निभाया और तुगलकपुर नामक नगर का निर्माण करा दिया। तुगलकपुर, जिसका वर्तमान में नाम है दरभंगा। तो मध्यकाल में वर्तमान का दरभंगा जो है वह मध्यकाल में तुगलक वंश के काल में तुगलकपुर के नाम से जाना जाता था। तो यह महत्वपूर्ण है, यह हम लोग अगले वीडियो में और विस्तार पूर्वक जो है वह चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देखिए वकियाते मुस्ताकी, यह भी इसी तरह का नाम है, वकियाते मुस्ताकी। और इसके लेखक हैं रिजकुल्ला। और मैंने लिखा है 16वीं शताब्दी में बिहार। इस पुस्तक से हम लोगों को 16वीं शताब्दी के बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। 16वीं शताब्दी का मतलब है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी और शुरुआत दौर था, चूंकि 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो प्रारंभिक दौर के बारे में हम लोगों को इस पुस्तक से जानकारी मिलता है कि मुगल भी तुर्की थे, चुगताई तुर्क थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और किस प्रकार से मुगल वंश स्थापित होता है उसकी प्रारंभिक जानकारी, और इन मुगल वंश के प्रारंभिक शासकों ने बिहार में किस प्रकार से कार्य को किया, तो इसी पुस्तक से हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। अब यहाँ अफसानाएं, एक पुस्तक है अफसानाएं, यह पूछा जा सकता है, चूंकि इस तरह का एक दो क्वेश्चन डाल दिया जाता है। अफसानाएं और शेख कबीर, आसान नाम है, शेख कबीर ने इसकी रचना किया था। जो बात मैंने यहां पर लिखा 16वीं शताब्दी में बिहार, मतलब जो तथ्य इस पुस्तक में है मिलता जुलता तथ्य जो है अफसानाएं में भी है। 16वीं शताब्दी में बिहार, यहां पर भी उसी तरह से मिलता जुलता बात का उल्लेख कर दिया गया है। तो यही है इससे संबंधित बात। जब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो मुगल काल में बिहार कैसा था, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी, किसने इसको मिलाया, वह सब हम लोग चर्चा वहां करेंगे। उसके बाद है या सीयर उल मुताखिरीन, पुस्तक का नाम है, लेखक हैं गुलाम हुसैन तबाताई। तबाताई याद रख लीजिएगा, इससे भी काम चल जाएगा, तबाताई। और यहां मैंने लिखा है बंगाल बिहार, क्योंकि अधिकांश अवसर पर देखा गया है कि दिल्ली के शासक जो है बंगाल के विरुद्ध अभियान करते थे और बंगाल के विरुद्ध अभियान करने के क्रम में बिहार पर भी वह लोग नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। तो इसमें बंगाल और बिहार से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है कि यह मध्यकाल में किस प्रकार से इस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो यही आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर रखना है। कुछ लोग कहते हैं
कि यहाँ बंगाल और बिहार में जो जमींदार लोग थे उनके बारे में भी इसमें चर्चा जो है वह कर दिया गया है। इसके बाद खुलासातुत तवासीरत पुस्तक है यह, और राजा कल्याण सिंह इसके लेखक हैं, और इसमें बंगाल बिहार अभियान की चर्चा की गई है। किस प्रकार के दिल्ली के शासकों ने बंगाल बिहार के विरुद्ध अभियान किया था उसकी चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे, और उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से उसका विशेष चर्चा करेंगे, एक बार नहीं 2 बार, और वह आप लोगों को इसी क्लास में जो है वह याद हो जाएगा। आप लोग जवाब देते हैं प्रतिदिन, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही खुशी होती है। यह मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि यह सच बात है, यह कोई बनावटी बात नहीं है, और आपस में बात करते हुए आप लोग जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप कॉन्शियस हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप बीपीएससी अधिकारी बनना चाहते हैं, इसीलिए प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं। और कर ही नहीं रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं 60% कहता हूं, आप लोग उससे ज्यादा आपके दिमाग में वह बात है, आप उससे ज्यादा उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके आंसर से वह बात झलक करके सामने आ जाता है, वह दिखलाई देता है कि आप तैयारी जो है बहुत लगन से और मन से कर रहे हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सिरा जो है वह गदगद हो जाता है मेरा, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत जो है वह आप सभी लोग कर रहे हैं। उसके बाद तुजुक ए बाबरी, यह तो आप लोग जानते हैं पुस्तक, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मुगल काल भी जब पढ़ा जाता है तो इसकी चर्चा वहां भी किया जाता है। तुजुक ए बाबरी, पहला तो पुस्तक लेखक, तो इस पुस्तक का लेखक आप जानते हैं बाबर, जो मुगल वंश के संस्थापक थे। तो पहला पॉइंट यहां पर यही बनता है। दूसरा पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप देखिएगा कि बीपीएससी में यह पूछा गया है, यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर की यह आत्मकथा है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यह बाबर की आत्मकथा है। अब सवाल यहां उठता है कि मुगलों की राजकीय भाषा जो था वह फारसी था। मुगलों की, यहां लिख रहे हैं राजकीय भाषा फारसी, यह फारसी था। फिर बाबर तुर्की में क्यों लिखा, तुर्की भाषा में? इसलिए लिखा कि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। परीक्षा में अगर आपसे कभी पूछ दे कि बाबर की मातृभाषा क्या थी, तो तुर्की जवाब देना है, फारसी नहीं। यह मुगलों की राजकीय भाषा थी, पर्शियन या फारसी। स्पष्ट हो गया। और अकबर जब आते हैं गद्दी पर तो वह अब्दुल रहीम खाने खाना, नाम आपने सुना होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, उनको कबीर रहीम भी कहा जाता है, और उन्होंने तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया था। तो यह अभी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम, और अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि जो है वह प्रदान कर दिया था। तो यहाँ विषय वस्तु में जो मैंने लिखा है, तुजुक ए बाबरी, बिहार में मुगल गतिविधि, इस पुस्तक से काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह आप लोगों को सभी पॉइंट याद रखना है। मैं क्वेश्चन भी जो आप लोगों से लास्ट में 10-12 पूछता हूं, उसमें भी मैं पूछूंगा तुजुक ए बाबरी से
क्योंकि यहाँ से 5-6 प्रश्न बन जाता है। तो इस पुस्तक से यह पता चलता है कि मुगल काल में बिहार में मुगलों की गतिविधि कैसी थी। तो एक महत्वपूर्ण हम लोगों का स्रोत है। एक क्वेश्चन अगर और हम लोग देखें तो वह क्वेश्चन है कि बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया। तुर्की में लिखा गया, फारसी में आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में बाबरनामा का किसने अनुवाद किया था? यस बेवरीज। यस बेवरीज मैडम के द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में इसी भाषा में अनुवाद जो है वह किया गया था। तो बाबरनामा या तुजुक बाबरी से यह महत्वपूर्ण सब पॉइंट बन जा रहा है। अब यहां लिखे है एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुजुक जहांगीरी। जहांगीर की यह आत्मकथा है और इन्होंने खुद लिखा है। इसको नाम पड़ गया तुजुक जहांगीरी। जहांगीर के काल में बिहार में इन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, या मुगल प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, मुगलों की क्या गतिविधि थी। यहां देखिए मैंने लिखा है जहांगीर काल में बिहार। तो जब हम लोग जहांगीर और बिहार पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा फिर करेंगे और वह चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है और आपको ध्यान देना है। जिन लोगों का मैंने नाम लिया शुरू में उन लोगों को और जो लोग भी देख रहे हैं, मेरे साथी, मेरे मित्र, दोस्त, उन लोगों से मैं यह आदर पूर्वक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। याद है तो कोई बात नहीं कि मुगल काल में कितने शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखा। परीक्षा में अगर पूछ दे कि मुगल काल में कितने शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखा था, तो यहां पर जवाब क्या होगा? 2, बाबर और जहांगीर। 2 ही लोग थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था। उसी तरह से पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में कौन एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखा था? दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान, एक शासक अपनी आत्मकथा लिखता है और मुगल काल में 2 मुगल बादशाह अपनी आत्मकथा लिखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जिसने अपनी आत्मकथा लिखा था वह है फिरोज तुगलक। या इसने फतुहात फिरोज शाही की रचना किया था। वह जब हम लोग तुगलक वंश में आएंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं यहाँ आप लोगों को लिख भी दूंगा तो फिर से आप लोगों को याद हो जाएगा। याद अभी हुआ ना? बोलिए, मुगल वंश के कितने शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखा था? 2 ने लिखा था। दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखा था? 2 की 1 ने अपनी आत्मकथा जो है वह लिखा था। इसके बाद तुजुक जहांगीरी भी काफी महत्वपूर्ण है। बहारिस्ताने गैबी और मिर्जा नाथन जो है इसके लेखक हैं। और यहाँ विषय वस्तु देखिए, 17वीं सदी में बिहार, यहाँ 16वीं सदी में था और यहाँ 17वीं सदी में बिहार के बारे में जानकारी लेना है तो यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी बहारिस्ताने, यह वह होगा। बहारिस्ताने गैबी नामक पुस्तक से यह जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। साथियों, अब यहाँ मुल्ला ताकिया काफी चर्चित नाम है, यह नाम जो आप देख रहे हैं। और यात्रा वृत्तांत, यह लिखते हैं यात्रा वृत्तांत, बिहार और दिल्ली संबंध, दिल्ली राजधानी बना करके
तो बिहार और दिल्ली के बीच क्या संबंध था, क्या राजनीतिक गतिविधियां थी, क्या प्रशासनिक गतिविधियां थी, इस यात्रा वृत्तांत से भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाता है। यह भी काफी चर्चित ग्रंथ है, पुस्तक है अकबरनामा, और आप सभी लोगों को याद होगा इसका लेखक का नाम याद रहना भी चाहिए, पूछा भी गया है, अबुल फजल। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे अबुल फजल। इनके बड़े भाई का नाम था फैजी, वह भी 9 रत्नों में शामिल थे। फैजी मुगल दरबार में अकबर के समय में राज कवि के पद पर थे। राज कवि आसान नहीं है, छोटा पद नहीं है कि ऐरे गहरे को दे दिया जाए, विद्वान व्यक्ति को दिया जाता था, और उस पद को सुशोभित कर रहे थे अबुल फजल के बड़े भाई फैजी, और उन्हीं के छोटे भाई हैं अबुल फजल, विद्वान की श्रेणी में शामिल किया जाता है। राजनैतिक एक प्रशासक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, अभियानकर्ता के रूप में भी इनको जाना जाता है, और इन्होंने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना कर दिया था। यह साथियों अकबरनामा 3 भागों में बटा हुआ है, और इसका तीसरा और अंतिम भाग जो है पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तीसरा और अंतिम भाग आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी है। 3 भाग में बटा है। तीसरा और अंतिम भाग का नाम आप देख रहे हैं आइन ए अकबरी। तो कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ देगा, यह अकबरनामा नहीं देगा, और देगा कौन, तो आइन ए अकबरी। और ये आइन ए अकबरी का लेखक कौन है, तो वह भी अबुल फजल ही आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन के बारे में, अकबर के जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में इस पुस्तक से जानकारी हम लोगों को मिल जाता है। मतलब मुगल कालीन प्रशासन या अकबर के बारे में जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण यह स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, जो वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। तो साथियों यही हम लोगों का साहित्यिक स्रोत हुआ। साहित्यिक स्रोत में मध्यकालीन बिहार का, और थोड़ा सा हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा इसलिए कि यह कम ही है, बिहार में मिला हुआ कम है। ऐसे तो मध्यकालीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोत तो भरमार है, वो हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन जो बिहार में मिला है उससे संबंधित यहाँ देखा जाए तो बहुत कम तथ्य है। तो अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे, उसको देख लेंगे तो स्रोत के बारे में हम लोगों को एक खाका तैयार हो जाएगा, और अंत में जो 10-12 क्वेश्चन मैं पूछता हूं वह भी आपको बताना होगा। और वह हमने पहले भी बोला था, सामाजिक संरचना, बिहार की प्राचीन काल में सामाजिक संरचना कैसी थी, उसी से मैं प्रश्न जो है आज आप लोगों से पूछूंगा। लेकिन यह पूछूंगा कब, जब यह अभिलेख और स्थापत्य कला हम लोग जान लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चूंकि लिखने में आपको टाइम लग सकता है, बहुत सारा पुस्तक है जो टेढ़ा मेढ़ा है, तो एक बार में याद नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग तब फिर पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और साथियों अब तैयार हो जाइए पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और स्थापत्य कला पढ़ने के लिए। साथियों पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत यहां मैंने संक्षिप्त में लिखा है, आप देख रहे हैं, यह संक्षिप्त है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो वहां तक पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत का भरमार लगा हुआ है, बहुत सारा है। लेकिन यहाँ पर मैं उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया हूं जो बिहार से संबंधित है।
मध्यकालीन बिहार से संबंधित है, इसीलिए यह संक्षिप्त है और इसकी जानकारी हम लोगों को लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, स्रोत तो आप पहले से देख रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत हम लोगों का बचा हुआ था। अब मैंने पुरातात्विक स्रोत को यहाँ दो भागों में बांटा, एक अभिलेख और एक स्थापत्य कला, और यही दो भाग है। अब यहाँ पर पहला जो मैंने लिखा है ममुआ अभिलेख, वो आप देखिए यह शेरशाह से जुड़ा हुआ है और शेरशाह के बारे में बहुत सारी कहानियां बहुत सारी बातें तो आप लोग भी जानते होंगे। और हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार के सपूत के रूप में थे शेरशाह। पटना को इन्होंने राजधानी बनाया था। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की गद्दी पर दूसरे अफगानी व्यक्ति थे जिन्होंने अफगानी सत्ता को स्थापित कर दिया था। पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली की गद्दी पर अफगानी सत्ता को स्थापित किया गया था और वह थे बहलोल लोदी वंश। इसके पहले तुर्की लोग शासन करते थे, तुर्क जाति के लोग, लेकिन उनकी सत्ता को समाप्त करते हैं बहलोल लोदी और लोदी वंश की स्थापना कर देते हैं। तो पहली बार बहलोल लोदी ने अफगानी सत्ता को भारत में स्थापित किया और दूसरी बार शेरशाह ने भारत में अफगानी सत्ता को स्थापित किया, जिनका संबंध जो है बिहार से रहा है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त हो जाता है। बहुत सारा कार्य किए हैं, सड़कों का निर्माण कराया, रुपया दाम नामक सिक्का का प्रचलन कराया, कल्याणकारी कार्य है, युद्ध है, संक्षिप्त काल है, हुमायूं जैसे शासक को पराजित कर दिया और युद्ध भी पूछा जाता है, चाहे वह कन्नौज का युद्ध हो, चौसा का युद्ध हो, चुनार का घेरा हो। बहुत सारा तथ्य है शेरशाह से और वह हम लोग शेरशाह के चैप्टर में साथियों पढ़ेंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही। दूसरा आप देखिए यह वेदीवन अभिलेख, और यह किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। भारत के इतिहास में अजीबो गरीबो यह शासक थे। एलिफिस्टन ने तो इनको पागल सुल्तान भी कह दिया कि यह पागल सुल्तान था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसकी सोच जो है बहुत दूरगामी थी। चाहे वह राजधानी परिवर्तन हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि करता है, कराची और खुरासान का अभियान है। तो बहुत सारा चीज इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। और इनके बारे में इस अभिलेख से जानकारी मिलता है कि इनके समय में बिहार में क्या क्या हुआ और वह क्या क्या हुआ। जब हम लोग अगला क्लास करेंगे और वहां तुगलक वंश आएगा तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा जो है वह निश्चित रूप से करेंगे। यही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसको कहा जाता है कि अपने पिता का यह हत्यारा था और पिता की हत्या करके गद्दी पर आया था। जो कुछ भी हो, भारत के इतिहास में विस्तार पूर्वक चर्चा, बिहार के इतिहास में संक्षिप्त चर्चा जो बिहार से संबंधित है। बोध गया अभिलेख, बुइसेन एक सेन वंश था। तो बोध गया अभिलेख बोध गया में है, यह बुइसेन से संबंधित है और इस अभिलेख से भी हम लोगों को बिहार के बारे में, मध्यकालीन बिहार के बारे में, प्रारंभिक मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी निश्चित रूप से मिल जाता है। इसके बाद लिखे राजगीर अभिलेख, ये अभी तुगलक वंश का शासक है और अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। बहुत सारा कार्य किया सभी क्षेत्रों में, लेकिन धर्म के मामले में यह कट्टर व्यक्ति था और यहीं पर इससे थोड़ी सी चूक हो जाती है। नहीं तो निश्चित रूप से
फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर यह अकबर से कोसों दूर है। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और यह हिंदू माँ का पुत्र होते हुए भी हिंदुओं के लिए बहुत अधिक कट्टर शासक माना गया। अब इसी से समझिए कि इसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का यही सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था, ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तो इस रूप में फिरोज तुगलक को कट्टर माना गया है। और राजगीर अभिलेख, चूंकि इनका भी अभियान हुआ था बिहार पर, और इसका वर्णन जो है इस अभिलेख में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अंतिम है शनोख अभिलेख, बल्लाल सेन। सेन वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं बल्लाल सेन, और इन्हीं का यह अभिलेख है। यह सब बिहार से संबंधित अभिलेख है। चूंकि बंगाल और बिहार पर इन लोगों का शासन था, मुख्यतः बंगाल हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बिहार के विरुद्ध भी अभियान हो जाता था, और उन्हीं सब चीजों का वर्णन इस अभिलेख में कर दिया गया है। तो बिल्कुल ही संक्षिप्त है, और इन लोगों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और स्थापत्य कला, यह तीनों परीक्षा में पूछा जाता है। यह पॉइंट जो है यह तीनों का तीनों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो मैंने लिखा है। स्थापत्य कला के नमूने मध्यकाल बिहार में बहुत कम हम लोगों को मिला है। एक का तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी महाविहार को ध्वस्त कर दिया था। फिर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग किए हैं। अब शेर शाह का मकबरा, बिहार में शेर शाह का मकबरा है जो झील के अंदर, पानी के अंदर बनाया गया है। एनसीईआरटी में उसका पिक भी दिया गया है। और यह मकबरा जो है वह कहाँ है, तो सासाराम, अष्टकोण माना जाता है, अष्टकोणी रूप में इस सासाराम में शेर शाह का मकबरा का निर्माण जो है वह किया गया था। तो यह इस बार के परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आसान है, जो प्रश्न हम लोगों को आसान याद हो जाता है वह आसान लगने लगता है, लेकिन आसान ही प्रश्न जब कठिन हो जाता है, जब हम लोगों को याद नहीं होता है परीक्षाओं में। रोहतासगढ़ का दुर्ग का निर्माण भी शेर शाह के द्वारा कराया गया था। रोहतासगढ़ का दुर्ग, चुनार के दुर्ग पर भी इनका कब्जा बाद में हो जाता है, और अतुल धन संपत्ति था चुनार के दुर्ग में। उसके बाद अजीमाबाद। हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास जब पढ़े थे, बार बार भारत आ जा रहा है, प्राचीन बिहार का इतिहास जब पढ़े थे तो पाटलिपुत्रा की चर्चा हम लोगों ने किया था। पाटलिपुत्रा का आगे चल करके नाम जो है अजीमाबाद भी रखा गया, और मुगल राजकुमार नाम है अजीमुशान, अजीम उस शान। इन्होंने ही पाटलिपुत्रा का नाम बदल करके अजीमाबाद रख दिया था। और हम लोग सब कोई जानते हैं कि अगर इसी में पटना हम लिख दें तो शेर शाह ने 1541 में इसका नाम पटना रख दिया, पाटलिपुत्र का, और इसको अपनी राजधानी बना लिया। आज भी यह पटना के नाम से ही जाना जाता है। तो साथियों, प्राचीन काल की अगर तुलना किया जाए तो उस काल में बिहार के स्रोत बहुत अधिक मिले हैं, लेकिन मध्यकाल में बिहार के स्रोत जो है वह बिल्कुल संक्षिप्त है। और यही हम लोगों का पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, और इसके बाद हम लोगों का 10 जो है वह क्वेश्चन 10 या 12 जो भी हो वह हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे।
लास्ट तक आप लोगों को देखना है। बीच में क्वेश्चन के आंसर बता करके आप लोग भागने लगते हैं, जाने लगते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारी बातें उस क्वेश्चन के दरमियान में भी निकल करके सामने आता है, तो उसको सुनिएगा, याद भी है तो सुनिएगा तो और वह ताजा हो जाएगा ना, हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा। तो जब क्लास खत्म हो, जब मैं आप लोगों का अभिनंदन कर लूं, धन्यवाद दे दूं, वह भी तो लीजिए, शुभकामना भी तो लीजिए। काम देता है बड़े भाई का शुभकामना, दोस्त का शुभकामना, बीपीएससी में काम आएगा, इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ 5% लक भी माना जाता है। और हम लोग हमेशा ही यही कहते हैं ईश्वर से कि आप लोग सफल हो जाए, उसमें हम लोगों की ज्यादा खुशी है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आसान ही क्वेश्चन होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा, और उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, जवाब देना है, पूरे का पूरे जवाब देना है। यह भी बतलाना है कि आपका कितना सही हुआ लास्ट में। फिर मैं इस क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने सही जवाब कितना दिया, तो मैं नाम लेकर के, सभी का नाम तो संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं और उन लोगों के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा 1-2 मिनट, जिससे आपका उत्साह जो है वह बढ़े, आपका उत्साह बना रहे, लगन जो है वह बनी रहे, बरकरार रहे। और अगले बार में जब आप फिर आए वीडियो देखने के लिए अगले रोज, तो मान लीजिए 10 में 9 बना तो उस दिन 10 में 10 बनाएं। या मैं यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन लिखता हूँ और उसका कुछ विश्लेषण करता हूँ, तो वह भी आपको याद हो जाए, वह भी आपको जानकारी मिल जाए। इस उद्देश्य से यह क्वेश्चन जो है वह दिया जा रहा है, और आप लोगों की खुद की मांग थी। मैं बहुत जल्द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आप लोगों के पास उपस्थित रहूंगा, उस पर मैं कार्य कर रहा हूं। और जो यह बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आप लोगों के सामने लाया जाएगा, विकल्प के सहित, क्वेश्चन और विकल्प, और उसमें आपको जवाब देना होगा। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, और फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा। जो भी ABCDE विकल्प होगा, विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या की जाएगी कि उस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निकल करके आप लोगों के सामने आए। पहले हम लोग इसको पूरा करते हैं, तब उसकी शुरुआत जो है किया जाएगा, तब आपको मजा आएगा बनाने में, क्योंकि आप सब कुछ पढ़े रहेंगे तो जल्दी जल्दी सही जो है वह जवाब देंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चन। पहला प्रश्न, सांख्य दर्शन किस धर्म के समीप है? बताना है आपको कि सांख्य दर्शन किस धर्म के समीप है। दूसरा, संस्कार के कुल संख्या कितनी है? तीसरा, पिता योग्य वर लड़का खोजकर
अपनी पुत्री का विवाह करता था, या इसे कौन सा विवाह कहते हैं? विवाह के बारे में बतलाना है, कौन सा विवाह कहते हैं? 4 आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक, नाम बतलाना है। 5 यज्ञ कितने प्रकार का होता था प्राचीन काल में? 6ठा क्वेश्चन, चार्वाक दर्शन का अन्य नाम क्या है? यह आपको बतलाना है। 7 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और 2 और क्या है? नाम यहां बतलाना है 2 का। 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ मैंने लिख दिया है और 2 का नाम आपको आंसर में बतलाना है। 8 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ में 8 प्रकार का विवाह का वर्णन है? ग्रंथ का केवल नाम लिख देना है। किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है? 9 नंबर क्वेश्चन, अनुलोम विवाह में लड़का या लड़की कौन उच्च वर्ण के होते थे? बतलाना है लड़का या लड़की कौन उच्च वर्ण के होते थे अनुलोम विवाह में। 10 नंबर क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान। 11 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रणेता थे? कौन इसके प्रवर्तक थे? 12 नंबर
क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक। आप लोगों ने बहुत सारा का जवाब दे दिया होगा, तो यही आज का क्वेश्चन था। कितना आप लोगों का सही है यह बता करके जाना है आप लोगों को। अब सांख्य दर्शन किस धर्म के समीप है, मैंने बतलाया था किस धर्म के समीप, तो जैन धर्म, जैन धर्म के समीप है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है वह सांख्य दर्शन है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल मुनि थे। संस्कार की कुल संख्या कितनी है, यह 16 है। और आप सभी लोग जानते हैं यह शुरू होता है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु के बाद जाकर के समाप्त होता है। दाह संस्कार जब किया जाता है तो पिता योग्य वर लड़का खोजकर अपनी पुत्री का विवाह करता था। इसे कौन विवाह करते थे, इसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। ब्रह्म विवाह के नाम से संबोधित किया गया साथियों। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक पहले भी हम लोग चर्चा किए थे और यहां भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय को भाग्यवादी संप्रदाय भी हम लोग कहते हैं। मैंने बताया था यज्ञ कितने प्रकार का होता था प्राचीन काल में। यज्ञ तो 5 प्रकार का यज्ञ जो है वह किया जाता था। चार्वाक दर्शन का अन्य नाम क्या है, तो बताइए। जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। पैसा घर से आने में लेट हो जाए, मम्मी पापा भेजने में लेट कर दें, दोस्त से कर्ज लीजिए, लेकिन अच्छे से खाइए पीजिए, तंदुरुस्त रहिए। जब आएगा पैसा तब दिया जाएगा। ऐसे भी दोस्ती में पैसा कौन लेता है और कौन देता है ना यह बात सही। अगर सच्चा दोस्त है तो मांगेगा भी नहीं, अच्छे दोस्त हैं आप तो आप देंगे भी नहीं। तो यही कहता है चार्वाक दर्शन। और इसको लोकायत भी कहते हैं, लोकायत। यह सब दर्शन का भाग नहीं है लेकिन अलग से है। यह 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ मैंने यहां शामिल किया। 2 और आप लोग नाम लिख चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप लोग जो वीडियो देखे, वीडियो नंबर 14, उसमें सावित्री जी ने यह अपना बात रखा था कि सर प्रैक्टिस सेट भी कराइए। तो आपके लिए जवाब है कि मैं प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर रहा हूं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। पहले यह थोड़ा सा पढ़ लिया जाए और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। पहले बिहार से संबंधित, उसके बाद पूरा बीपीएससी से संबंधित 150 क्वेश्चन रहेगा और उसको हम लोग करेंगे और चारों विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको हो और किसी भी तरह से परीक्षा में कठिन से कठिन करके अगर प्रश्न पूछा जाए, कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछा जाए तो वह भी नहीं छूटे। तो यह आपका प्रश्न जो था, यह आपका उत्तर है, यह आपके लिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन,
किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? यह तो आप लोग सब कोई जानते हैं और यह ग्रंथ है मनुस्मृति। यह सबसे प्राचीन स्मृति है, मनुस्मृति। दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति है याज्ञवल्क्य की स्मृति। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुलोम विवाह में लड़का या लड़की कौन उच्च वर्ण के होते थे? हमने बताया था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जिसमें लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की उससे निम्न वर्ण की हो, उसके जाति से, तो उसको अनुलोम कहते हैं। तो इसमें आंसर लड़का हो जाएगा, लड़का। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान केरल के केलादी। और इन्होंने ही 4 पीठ की स्थापना किया था। साथियों, मैंने चर्चा किया था 4 पीठ की। और आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत की स्थापना कर दिया था। इसी मत के विरोध में रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किया। विशिष्टाद्वैतवाद और भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है मध्यकाल में कर दिया। इस अद्वैतवाद को मायावाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मायावाद योग दर्शन के प्रणेता थे। षड दर्शन में यह शामिल है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। पतंजलि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। अंतिम क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो यही हम लोगों का 12 क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, याद है तो और अच्छी बात है। और इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, आपने 14वां वीडियो देखा, बहुत अच्छा लाइक किया, तो उसी तरह से कीजिए लाइक, क्योंकि लाइक जब ज्यादा होगा, आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तब तो अनअकैडमी के द्वारा हमें भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि हाँ, आप जो पढ़ाते हैं वह विद्यार्थियों को समझ में आता है और आपको और अधिक जो है यहाँ मौका दिया जाएगा। मैं जो पढ़ाता हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में पढ़ाता हूँ। मैं खुद सिंपल व्यक्ति हूँ और उसी तरह से पढ़ाता हूँ जैसे मुझे आता है। और आप लोग जो पढ़ रहे होंगे तो हमको नहीं लगता है कि इतिहास को समझने में कोई कठिनाई आपको हो रही होगी। तो इसीलिए वह सब चीज करना है जिससे आप तो आगे बढ़ ही रहे, हम भी आगे बढ़े। अंतिम समय तक देखना है। लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके हों, आपके घर परिवार के हों, जो तैयारी करते हों, वह लोग देखें इस वीडियो को और कुछ यहाँ से सीखें। यह नहीं है कि आप पुस्तक पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात को सिखाया जाता है। मैं यहाँ तक बोल देता हूँ कि यह परीक्षा में बीपीएससी में पूछा गया है और यहाँ से फिर पूछा जा सकता है। और आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक लेकर के, चाहे परीक्षा में बैठिएगा तो वह लगभग उसी के इर्द गिर्द पूछ भी दिया जाता है। और परीक्षा में इतिहास के क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक विद्यार्थी बना करके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक एक छोटा सा ब्रेक इसको कह सकते हैं आप लोग।